हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संक्षारण के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि ये जो आपका संक्षारण टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के लिए। स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है ना, ये जो टॉपिक है आपका कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि इस बार आपका पूछ ले। तो ज़रूर आप इस प्रश्न को पढ़िए, कॉपी में लिख लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहकर अच्छे से समझिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो आपका संक्षारण है ना उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फिर संक्षारण से बचाने का उपाय। इनको हम इस वीडियो में अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले संक्षारण को समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों, ठीक है, ध्यान से समझना संक्षारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। वायु अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे कि आपका CO2, SO2, NO2 आदि, ये सब क्या है, आपके रासायनिक पदार्थ हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना या फिर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा जो आपके धातु होते हैं वो धीरे धीरे उनका क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है, या नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। इसका उदाहरण आप समझ लो, जैसे लौह पर जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण की प्रक्रिया है। जैसे आपका लोहा है ना, लोहे पे क्या होता है, जंग लग जाता है। आप सभी ने लोहे पर जंग को देखा होगा। तो ये जो लोहे पर जंग का लगना है ना, ये भी एक प्रकार का संक्षारण होता है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि संक्षारण का जो ये कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब वो देखो स्टूडेंट, इसमें जो आपका संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक है वो निम्न है। जैसे कि धातु की प्रकृति, ये भी जो है संक्षारण को प्रभावित कर सकती है। अशुद्धियों की उपस्थिति, वायुमंडल की प्रकृति आदि कारक हो सकते हैं संक्षारण को प्रभावित करने के लिए। तो आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। देखो, इसमें आपका पहला पॉइंट है धातु की प्रकृति। देखो, धातु की प्रकृति किस तरह से संक्षारण को प्रभावित करता है। देखो, किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह धातु उतनी ही अधिक शीघ्रता से संक्षारित होता है। यानी कि कोई धातु है वो जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा वह धातु उतनी ही अधिक शीघ्रता से संक्षारित होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें आपका अशुद्धियों की उपस्थिति। इसमें देखो आप, धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति में छोटे छोटे संक्षारण की दर बढ़ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि जब धातु होते हैं स्टूडेंट, उसमें जब अगर आपकी अशुद्धियों की उपस्थिति होती है तो छोटे छोटे संक्षारण जो होते हैं उनकी स्पीड, उनकी दर वो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, अब इसमें तीसरा पॉइंट है वायुमंडल की प्रकृति। मतलब कि वातावरण में यदि नमी, खारापन, CO2, SO2, SO3 आदि अशुद्धि के रूप में है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। वातावरण में ये सभी चीज़ें अगर अशुद्धियों के रूप में है या फिर नमी है या खारापन है तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब कि अगर वातावरण में अशुद्धियाँ हैं ये सभी, या फिर नमी है, खारापन है, तो संक्षारण की दर जो है वो बढ़ जाता है। भाई आपने नोटिस किया होगा ना कि जो आपका लोह पदार्थ होता है, अगर आप उसे नमी के संपर्क में रखते हो, मतलब कि पानी उसमें लग रहा है या फिर आपने उससे ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर नमी है, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे जंग जो है जल्दी लग जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर नमी हो, खारापन हो या फिर ये सभी अशुद्धियाँ हो तो क्या होता है कि संक्षारण की दर जो है वो बढ़ जाती है। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अब इसमें चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखो धातुओं में विकृति, इसे भी ध्यान से समझना। धातुओं में विकृति जैसे खुरदुरी सतह या मुड़ी हुई हो तो उन स्थानों पर उपस्थित परमाणुओं पर अणुओं में तनाव होता है। ध्यान से समझना, उस पर उपस्थित परमाणु अथवा जो आपके अणु होते हैं उनमें तनाव होता है, परिणाम स्वरूप संक्षारण अधिक होता है। समझ गए स्टूडेंट। मतलब कि अगर धातुओं में कोई विकृति है, कोई कमी है, यानी कि उसकी जो कोई सतह है जैसे खुरदुरी सतह हो या मुड़ी हुई हो, तो उन स्थानों पर जो आपके परमाणु होंगे या अणु होंगे उनमें तनाव होगा। भाई जब कोई धातु मुड़ेगा तो वहाँ की जो परमाणु या अणु है उनमें तनाव होगा। तो जब तनाव होता है तो इसके फलस्वरूप संक्षारण जो है अधिक होता है,
ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप पांचवा पॉइंट देखो। अब इसमें पांचवा और आखिरी पॉइंट है, वो देखो आप, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। अब देखो विद्युत अपघट्य की उपस्थिति जो है संचारण की दर को कैसे प्रभावित करता है। देखो, धातु वाले स्थान पर अम्ल, क्षार या लवण युक्त जल जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संचारण की दर बढ़ जाती है। यानी कि जो आपके धातु वाले स्थान है, ठीक है, वहाँ पे अगर अम्ल हो, क्षार हो या फिर लवण युक्त जल हो, जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, ठीक है ना, जैसे कोई विद्युत अपघट्य है उसकी उपस्थिति में संचारण की दर जो है बढ़ जाती है। अगर ये मौजूद है वहाँ पे, अगर इनकी उपस्थिति है तो अगर मतलब कि विद्युत अपघट्य की उपस्थिति है जहाँ पे धातु है उसके स्थान के आसपास या उसी स्थान पर, तो संचारण की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं संचारण से बचने के आखिर उपाय क्या है, हम धातुओं को संचारण से कैसे बचा सकते हैं। तो देखो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, संचारण से बचने का जो पहला उपाय है वो ये है कि धातु की सतह में पेंट लगाना चाहिए। मतलब कि जो आपका धातु है, धातु के सतह पर हम पेंट लगा सकते हैं, उसकी पेंटिंग कर सकते हैं उस धातु से, तो वो जो धातु उसकी जंग नहीं लगेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि उस धातु में जो है संचारण नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा संचारण। दूसरा पॉइंट है, धातु की सतह पर तेल या ग्रीस की परत लगानी चाहिए। या फिर हम धातु में क्या तेल लगा सकते हैं कोई भी, या उसमें ग्रीस लगा सकते हैं। तीसरा है इसका तरीका है, धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ा देनी चाहिए। जैसे कोई एक धातु है, उस धातु के ऊपर हम कोई दूसरे धातु को परत चढ़ा दें, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा संचारण होगा ना, वो जो धातु का जो परत है, यानी कि जो आपका दूसरा धातु है जो आपने परत लगाया है, उस परत पर जो है आपका संचारण होगा, लेकिन जो आपका अंदर का जो आपका मेन धातु है उस पर संचारण नहीं होता है। तो इन सब तरीकों का उपयोग करके आप धातुओं को संचारण से बचा सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स और वीडियो के साथ।